अज़ीज़ बच्चों, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की इस होम क्लासेस में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। मैं हूं मास्टर गफूर अहमद। आज हम उर्दू की ये क्लास लेकर फिर हाज़िर हुए हैं। आज की इस क्लास में हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर क्या होती है? आपको पता है किसी भी ज़ुबान की फ़रोग़ के लिए उसमें कुछ क़वाइद व ज़वाबित होते हैं और वही क़वाइद को ही ग्रामर कहते हैं। तो आज हम उर्दू ग्रामर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपको ज़रूर ये लेसन पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। उर्दू ज़ुबान के चंद अहम क़वाइद व तारीफ़ात हसब ज़ैल हैं। तो सबसे पहले है हमद। हमद किसे कहते हैं? नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो। बच्चों, हमद का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ़। और अल्लाह की तारीफ़ क्यों की जाती है? क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह ही है। तो वही हम सब को पालने वाला है और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो उसे हमद कहते हैं। आगे है नात। नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की नज़म होती है। अज़ीज़ बच्चों, क्या आपको नज़म अच्छी लगती है? कभी आपने गाना सुना है? और बहुत से बच्चे आप में से तो गाने या नातें या बच्चों की नज़में तो बोलते ही होंगे। आओ आज हम भी एक नात बोलते हैं। इससे पहले कि हम नात बोलें, मुझे बताओ नात किसको कहते हैं? तो सुनो बच्चों, नात कहते हैं उस नज़म को जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी व आखिर ज़मान भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन भी कहते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी या पैगंबर या रसूल अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आएगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क़यामत तक के नबी हैं। इसलिए नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कही गई नज़म को कहते हैं। तो अब आगे है कसीदा या मनक़बत। किसी भी शख्सियत की तौसीफ़ी नज़म कसीदा या मनक़बत कहलाती है। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शख्सियत की तारीफ़ व तौसीफ़ की गई हो, और मनक़बत भी किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग या वली अल्लाह की तारीफ़ में कही गई नज़म को मनक़बत कहते हैं। आगे पढ़ते हैं मरसिया। देखो, मौत पे इजहार रंज की शायरी की नज़म को मरसिया कहते हैं। अगर कोई इंसान मर जाए तो उसके रफ़क़ाए कार, उसके अहले खाना या जो भी वो अपने बयानात करते हैं, उनको अगर मंसूम शक्ल दी जाए तो वो मरसिया हो जाता है। मरसिया वो दुख भरी शायरी होती है जो किसी की मौत पर इजहार रंज व गम के लिए लिखी जाए। मरसिया अक्सर वुरसा या चाहने वालों की तरफ से बयान की गई शायरी होती है। एक और सिन्फ़ सुखन जिसको मसनवी कहते हैं। मसनवी असल में छोटी बहर की नज़म जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर शेर का काफ़िया अलग हो, उसे कहते हैं। अब आते हैं गज़ल की तरफ। गज़ल तो सबको मालूम ही है, गज़ल आम तौर पर गाई जाती हैं, लेकिन गज़ल जो होती है ये इसको समझा जाता है कि औरतों की शायरी, यानी औरतों के इश्क में हुस्न व जमाल व हिज्र व फ़राक़ पर शायरी होती है, औरतों के मतलब ही शायरी की जाती है, उसे गज़ल कहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि गज़ल शायरी की वो सिन्फ़ है जिसमें मजाजी शायरी होती है, यानी औरतों के मतलब बातें होती हैं और हुस्न जमाल की बातें होती हैं। गज़ल में पहले 2 शेर हम काफ़िया होते हैं, उसके बाद हर शेर का दूसरा मिसरा पहले शेर के हम काफ़िया होता है और शायर आखिरी शेर में अपना तखल्लुस लिखता है, जिसे मक्ता कहते हैं। एक और सिन्फ़ शायरी होती है रुबाई। रुबाई जैसे रुबा से निकला है। रुबा क्या होता है कि 4 को कहते हैं रुबा या अरबा। 4 मिसरों की नज़म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हों, उसे रुबाई कहते हैं। मुखम्मस वो नज़म जिसके बंद 5-5 मिसरों के हों, उसे मुखम्मस कहते हैं। रुबाई की तरह ही की ये भी एक नज़म है। और मुसद्दस वो नज़म जिसके बंद 6-6 मिसरों के हों, उसे मुसद्दस कहते हैं। नज़म, ये सब नज़म की किस्में। अब नज़म क्या है? ये एक ही मज़मून वाली मरबूत शायरी होती है। एक ही मज़मून इसमें होता है, ये मसलसल चलती है। इसमें भी हर शेर के मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं, तो इसे नज़म कहते हैं।
آج کل نئی نظم کی ایک اور قسم ہے آزاد نظم. یہ ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری ہوتی ہے. اس میں بھی ایک مضمون ہوتا ہے، لیکن اس کے جو شعروں کا ہم قافیہ ہونا لازماً نہیں سمجھا جاتا، وہ ضروری نہیں ہوتا. وہ یہ آزاد ہوتی ہے، اس لیے اس کو آزاد نظم قید و بند سے آزاد ہوتی ہے، اس لیے اس کو آزاد نظم کہا جاتا ہے. اب کتا کیا ہوتا ہے؟ کتا بھی ایک شاعری کی صنف ہے جو بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو اسے کتا کہتے ہیں. اب خاکہ. خاکہ کیا ہوتا ہے؟ خاکہ جیسے کہ خاکہ سے ہم مانتے ہیں کہ کوئی نقشہ، تصویر کشی، کسی شخص کی مختصر مگر جامع تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں. کسی شخص کے بارے میں اس کی پوری باتوں کو جو اس کے اوپر مناسب آتی ہوں سب وہ لکھی جائے تو وہ ایک خاکہ بن جاتا ہے کسی شخصیت کا. تو داستان کہانی کی قدیم قسم کو ہی داستان کہتے ہیں. کہانیاں جو ہم اپنی نانی دادی اماں کی زبانی سنتے تھے وہ انہی کہانیوں کو داستان بھی کہتے ہیں. کہانی کی ایک قسم افسانہ بھی ہے. افسانہ مختصر کہانی کو افسانہ کہتے ہیں. افسانہ ایک خیالی خاکہ بھی ہوتا ہے. افسانے تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے. ناول بھی ایک مسلسل کہانی کی طرح ہی ہوتا ہے. بڑے طویل قصہ ہوتا ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور جس کا کردار متنوع ہو اسے ناول کہتے ہیں. ناول کے ساتھ ساتھ ہی ڈرامہ بھی ہوتا ہے. ڈرامہ کیا ہوتا ہے کہ کہانی جس کو اسٹیج پہ کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے اسے ڈرامہ کہتے ہیں. اور ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ کہانی جس میں الگ الگ کرداروں کے بیانات کو اسی طرح سے تحریر کیا جائے تاکہ کرداروں کی مدد سے اسٹیج پر پیش کیا جا سکے تو اسے ڈرامہ کہتے ہیں. وہ لکھائی، وہ سکرپٹ جس کو ایک جو ایکٹر ہے وہ پڑھ کر کے اپنا ڈرامے میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے. اور انشائیہ ہلکا پھلکا مضمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے اسے انشائیہ کہتے ہیں. اپنی زندگی کے حالات خود لکھنا آپ بیتی کہلاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں خود نوشت واسوانیہ عمری. اپنی زندگی کے حالات لکھنے کو آپ بیتی کہتے ہیں. سفرنامہ بھی ایک صنف سخن ہے. سفری واقعات و مشاہدات کو قلم بند کرنا یہ سفرنامہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آخری جو ہے وہ ہے مضمون نگاری. کسی معین موضوع پہ خیالات و محسوسات کا تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن نشین کر کے ان پہ عمل کرنا. تو بچوں آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکیں. شکریہ.